हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज का द हिंदू का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज का एजेंडा हमारा है, एक तो एडिटोरियल है पब्लिक सिस्टम अप्रोच टू कोविड-19, जीएसटी कलेक्शन के बारे में एडिटोरियल है। हम डिस्कस करेंगे जीएसटी सेंटर स्टेट को क्यों बांटता है, किसकी रिकमेंडेशंस हैं, कौन से कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। रशिया इंडिया चाइना जो टॉक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ड्रग रेगुलेटर्स के बारे में एक एडिटोरियल है, वो हम डिस्कस करेंगे। साउथ एशियन माइग्रेंट क्राइसिस हैं, जो गल्फ कंट्रीज से माइग्रेंट्स बहुत सारे इंडिया में आए हैं, उनका जो क्राइसिस है वो हम डिस्कस करेंगे। हांगकांग एक्सट्रेडिशन पैक्ट्स भी एक न्यूज़ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर है, ईरान की वजह से न्यूज़ में रहा है, तो वो थोड़ा सा समझेंगे हम। डीलिमिटेशन कमीशन हम कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है फ्रंट पेज। यहाँ पर हमारे पास जो न्यूज़ है, हमें बोला है चाइना सेज डिसएंगेजमेंट एट मोस्ट लोकेलिटीज अलोंग LAC। देखिए, ये पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लगातार डिसएंगेजमेंट की टॉक्स चल रही हैं इंडिया चाइना के बीच में, क्योंकि LAC के अलोंग जो है चाइना इंडियन टेरिटरी में काफ़ी अंदर तक आगे की तरफ आ गया है। तो हमारा स्टैंड क्लियर है कि उन्हें पीछे की तरफ धकेलना है। तो लगातार डिसएंगेजमेंट टॉक्स चल रही हैं, दोनों की फोर्सेज इंगेज्ड हैं एक दूसरे के साथ वहाँ पर। तो चाइना ये कह रहा है कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर डिसएग्रीमेंट है और ज़्यादातर लोकेलिटीज़ में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। डिसएंगेजमेंट का मतलब हो गया कि चाइना भी अपनी फोर्सेस पीछे की तरफ करेगा, इंडियन फोर्सेस भी अपना पीछे की तरफ हो जाएंगी वहाँ पर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये है, एक तो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको पता होना चाहिए। इंडिया चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, वहाँ LOC होता है। इंडिया चाइना के बीच में LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए गैल्वन वैली कहाँ है, लद्दाख में है। दौलत बेग ओल्डी की बात हो रही है, तो वो भी हमारा लद्दाख उधर पूरा LAC के अलॉन्ग है। वहाँ पर हमने पूरा एक पैरेलल लाइन पूरी ड्रॉ करी है, ठीक है। हमारी जो है एयर स्ट्रिप्स वहाँ पर एक्टिव हो चुकी हैं। तो हमने भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलपमेंट करा है, तो चाइना वहाँ पर ऑब्जेक्शन भी कर रहा है। इसी वजह से क्लैशेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं वहाँ पर। तो पोंगसोंग सो लेक भी आपको पता होना चाहिए। पोंगसोंग सो लेक भी कंट्रोवर्सी में है, क्योंकि पोंगसोंग सो लेक का एक हिस्सा चाइना के कब्जे में है और कुछ हिस्सा इंडिया के कब्जे में है। पोंगसोंग सो लेक वही है जहाँ पर एक मूवी आई थी आमिर खान की 3 इडियट। तो 3 इडियट का जो क्लाइमेक्स है पोंगसोंग सो लेक के जो है वहाँ पर हुआ था। तो आपने देखा होगा मूवी में पोंगसोंग सो लेक देखने में कितनी बढ़िया लोकेशन है, ठीक है। तो वो भी एक कंट्रोवर्सी है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं, आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा राजस्थान कैबिनेट सीक्स हाउस सेशन ऑन 31 जुलाई, ये हमने कल भी डिस्कस करा था। डेडलॉक चल रहा है, वो राजस्थान की जो कांग्रेस की सरकार है और गवर्नर जो है उनके बीच में डेडलॉक चल रहा है। गवर्नर बेसिकली होंगे कौन, बीजेपी अपॉइंटेड गवर्नर होते हैं, जो रूलिंग पार्टी है। तो कलराज मिश्र जो गवर्नर है राजस्थान के, एक तो एग्जाम में आ सकता है कि गवर्नर कौन है राजस्थान के, तो कलराज मिश्र, क्योंकि लगातार न्यूज़ में जो गवर्नर न्यूज़ में होता है एग्जाम में वही आने के चांसेस होते हैं। जो गवर्नर न्यूज़ में नहीं है उसके एग्जाम में आने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि अब 28 स्टेट्स हैं, तो बाहर की स्टेट का गवर्नर याद रखना पॉसिबल होता नहीं है। जो न्यूज़ में रहता है वही एग्जाम में आता है। तो ये न्यूज़ में है कलराज मिश्र, तो ये एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो डेडलॉक चल रहा है। राजस्थान के CM अशोक गहलोत चाहते हैं कि विधानसभा का सेशन बुलाया जाए, और विधानसभा का सेशन बुलाने के बाद वो चाहते हैं कि वहाँ पर ट्रस्ट वोट किया जाए। वो ये शो करना चाहते हैं कि हमारे पास नंबर है, 50% से ज़्यादा मेजॉरिटी है विधानसभा में। ऐसा शो करने से फ़ायदा क्या होगा कि अगले 6 महीने तक फिर अपोजिशन वाले ट्रस्ट वोट लेकर नहीं आ सकते, फिर उनका सरकार गिरने का खतरा टल जाएगा। ऐसा राजस्थान के CM को लगता होगा कि अभी फ़िलहाल उनके पास नंबर हैं, ऐसा उनकी कैलकुलेशन होगी। लेकिन जो गवर्नर है उनके वो जो कैबिनेट लिख के दे रहा है असेंबली सेशन का, गवर्नर असेंबली सेशन नहीं बुला रहा है। गवर्नर का कहना ये है, गवर्नर ने कल भी लेटर दिया था कि भाई मैं एग्री हूँ असेंबली सेशन बुलाने के लिए, लेकिन आपको एटलीस्ट 21 दिन का टाइम पीरियड देना है असेंबली सेशन बुलाने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि 2 दिन में तुरंत असेंबली सेशन स्टार्ट हो जाएगा, एटलीस्ट 21 दिन का टाइम होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ट्रस्ट वोट करना है, ठीक है, असेंबली में ट्रस्ट वोट करना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, वो आप लिख के दीजिए ट्रस्ट वोट के लिए, तब असेंबली सेशन जल्दी बुलाया जा सकता है। ऐसा कलराज मिश्र गवर्नर ने राजस्थान के CM को कहा। तो फिर राजस्थान के CM ने दोबारा से कैबिनेट ने जो पास करा और लेटर भेजा है गवर्नर के पास, उसमें फिर उन्होंने बोला है 31 जुलाई से सेशन स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन फिर से उन्होंने ट्रस्ट वोट होगा ये लिख के नहीं दिया है,
ठीक है, तो फिर एक डेडलॉक चल रहा है अब कि अब देखते हैं असेंबली सेशन स्टार्ट करने की परमिशन गवर्नर देते हैं कि नहीं देते हैं। तो ये लगातार उनके बीच में टॉक्स चल रही है। उसके अलावा फ्रंट पेज में अच्छा स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट्स हैं अपना अटेंडेंस जरूर मार्क करें, ठीक है, अपना नाम लिखें कमेंट बॉक्स में और किस स्टेट को आप बिलोंग करते हैं ये जरूर लिखें, मैं सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास न्यूज़ में देखें तो सेंटर अनेबल टू पे स्टेट जीएसटी ड्यूज एक एडिटोरियल भी है। तो जीएसटी से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे कि सेंटर जीएसटी ड्यूज देता क्यों है स्टेट को, मतलब कौन सा ऐसा लॉ है जिसकी वजह से स्टेट को जीएसटी देना पड़ता है सेंटर ने। तो उसके अलावा न्यूज़ में दिल्ली गवर्नमेंट रिजेक्ट्स लॉयर्स प्रपोज बाय पुलिस, यहाँ पर क्या है देखिए, ये समझना है कि दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। और दिल्ली में चीफ मिनिस्टर केजरीवाल हैं, वहाँ के एमएलए जो हैं 70 एमएलए हैं, वही वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए हैं, वो वहाँ का पूरा का मंत्री भी वही हैं। तो आम आदमी पार्टी की सरकार है बेसिकली, वो वहाँ पर पूरा काम देखते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखें स्टेट्स में जो पुलिस होती है वो चीफ मिनिस्टर के अंडर आती है, लेकिन दिल्ली में जो पुलिस है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो इस वजह से क्लासेस सेंटर के साथ वहाँ की सरकार के वहाँ की जो सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है उनके साथ रहे हैं। अब दिल्ली में दंगे हुए, ठीक है, फरवरी में, तो अब पुलिस चार्जशीट फाइल कर रही है, अब एफआईआर भी फाइल हुई, इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब कोर्ट में पुलिस की तरफ से वकील कौन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा। तो अब देखिए हुआ क्या कि पुलिस की तरफ से वकील कौन होगा, आम आदमी पार्टी ने वकीलों की लिस्ट भेज दी, जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्हें भेज दी लिस्ट की ये वकील होंगे पुलिस की तरफ से। एलजी ने पुलिस की ये जो वकीलों की लिस्ट है उसे रिजेक्ट करा। फिर पुलिस ने भी अपनी वकीलों की एक लिस्ट दी कि हमारी तरफ से केस ये वाले वकील लड़ेंगे। तो उनको जो है आम आदमी पार्टी मतलब या दिल्ली सरकार केजरीवाल जी ने रिजेक्ट कर दिया कि फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं होगा। अब देखिए ये सब क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है। देखिए इसमें दंगों में आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जो हैं, जैसे कि वहाँ उनके एक पार्षद थे, वो भी इन्वॉल्व रहे हैं और वो प्राइम एक्यूज्ड वहाँ पर देखे गए हैं और उन्होंने पैसा भी रिसीव करा, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। तो आम आदमी पार्टी के भी कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व रहे हैं दंगों में, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है और उसके एविडेंसेस भी मिले हैं, मनी ट्रेल भी मिला है। तो अब प्रॉब्लम ये है, तो ये कहा जा रहा है कि अब जब आम आदमी पार्टी के ही कुछ लोग दंगों में इन्वॉल्व होंगे और आम आदमी पार्टी ही वकीलों को वहाँ पर अपॉइंट करे दिल्ली पुलिस की तरफ से, तो फिर फ्री एंड फेयर जो है केस नहीं हो पाएगा और जस्टिस नहीं मिल पाएगा। तो बेसिकली लड़ाई इसी की है। तो दिल्ली पुलिस चाहती है कि वकील भी उन्हीं का हो, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार चाहती है कि वकील हमारे हों, ठीक है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं, कुछ एलिगेशंस ये भी लग रहे हैं कि भाई वकील तुम्हारे होंगे, कि ये तो वही बात होगी, जो चोर है वो बोल रहा है वकील भी मैं ही हूँगा। तो बेसिकली यहाँ पर फिर कन्विक्शन थोड़ी हो पाएगा, ठीक है। तो ये एक एलिगेशंस लग रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया है जो भी लॉयर्स प्रपोज करे हैं दिल्ली पुलिस ने। तो इसमें अभी झगड़ा और चलने वाला है, इतनी इजीली ये सॉल्व नहीं होने वाला। उसके अलावा देखिए बीजेपी डिस्ट्रॉयड मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स इन जेएनके, उमर अब्दुल्ला ने कहा है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को डिस्ट्रॉय करा है जब से आर्टिकल 370 वहां पर खत्म करा है बीजेपी ने पिछले साल, ठीक है। तो ये एक न्यूज में रहा। उसके अलावा हमारा जो टाइगर्स का नंबर है इंडिया में वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है और क्राउडेड हो चुके हैं हमारे टाइगर रिजर्व्स काफ़ी, तो पीक में है ऐसा कह रहे हैं, 2967 टाइगर्स हो चुके हैं। ये न्यूज़ इसलिए है क्योंकि एक तो इंटरनेशनल टाइगर्स डे है आज, 29 जुलाई है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल टाइगर्स डे, ठीक है। उसके अलावा ये तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर लखनऊ में डॉक्टर्स ने कंप्लेन करी है खाने की बेकार क्वालिटी को लेकर, तो वो एक फ्रंट पेज में आया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आता है तो।
हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम फ्री प्रिपरेशन कराते हैं यूपीएससी के लिए और बैंक एसएससी के लिए। हमारा इक्वेशंस आईएएस ऐप भी है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे फ्री लेक्चर्स भी हैं। आप यूपीएससी का कंप्लीट कोर्स भी उसमें परचेज कर सकते हैं, बैंक एसएससी का भी और ओनली क्वांट का भी लेक्चर आपको उसमें मिलेंगे। उसमें स्टडी मटेरियल वगैरह, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको मिलेगा उसमें। ये एक एडिटोरियल हमारे पास, अडॉप्टिंग अ पब्लिक सिस्टम अप्रोच टू कोविड-19। ये एक एडिटोरियल है हमारे पास, जिसमें बेसिकली अगर हम देखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाना है तो बहुत कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं, लेकिन आपको रीडिंग हैबिट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कोई भी एग्ज़ाम हो। रीडिंग हैबिट जिन स्टूडेंट्स को होती है, एग्ज़ाम बेसिकली उन्हीं का क्लियर होता है, तो रीडिंग हैबिट के लिए एडिटोरियल ज़रूर पढ़ें और उससे कई बार आपके जीएस करंट अफेयर से रिलेटेड नोट्स भी बन जाते हैं बहुत सारे, और एग्ज़ाम में बेसिकली क्वेश्चंस भी वही आते हैं जो न्यूज़ में रहे हैं, क्योंकि एडिटोरियल में वही चीज़ें आ रही हैं जो लगातार न्यूज़ में रहती हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा नहीं, ठीक है, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आंसर राइटिंग करना हो पब्लिक सिस्टम अप्रोच टू कोविड-19, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, एनालिटिकल स्किल्स आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या कह रहे हैं, कोविड-19 से रिलेटेड जो हमारी प्रोग्रेस है अलग अलग स्टेट्स में, तो स्टेट वाइज अलग अलग डिस्कस करा है ऑथर ने। यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि जैसे हम देख रहे हैं कि वायरस अब जो है साउथ के स्टेट्स में बहुत रैपिडली फैल रहा है, नॉर्थ के कंपैरिजन में देखें तो साउथ में बहुत तेजी से फैल रहा है। जैसे कर्नाटका में एकदम से स्पाइक हुआ, उसके अलावा केरला में स्पाइक है, गोवा में भी स्पाइक है, तो साउथ के स्टेट्स में बहुत तेजी से, तमिलनाडु में तो स्पाइक पहले ही हो चुका है, ठीक है, महाराष्ट्र में नंबर तेजी से बढ़ता जा रहा है, गुजरात में हालांकि कंट्रोल्ड हो रहा है। वो सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पर कहने की कोशिश करी है, ठीक है। हालांकि मोर्टेलिटी रेट हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर कम है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑथर ये कह रहा है कि हमें करना क्या है। देखो वायरस बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है साउथ इंडिया में, और उन स्टेट्स में भी जहां पर बोल रहे थे कि कर्व को फ्लैटन कर लिया है, दुनिया की का जो है एक अटेंशन, जैसे केरला की तरफ, केरला में एक टाइम ऐसा था कि बहुत तेजी से केस इंक्रीज हुए थे, फिर एकदम से कर्व फ्लैटन टाइप का हो गया था, तो दुनिया का टेंशन था कि अरे केरला ने कोविड-19 के ऊपर जो है जीत हासिल कर ली है, लेकिन फिर एकदम से स्पाइक आने लगा केरला में केसेस को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर ऑथर ये कह रहा है कि 2 स्टेट्स है इंडिया में जहां पर रिलेटिवली बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर फैसिलिटी है, वो स्टेट्स है गोवा और केरला। गोवा में भी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी है और केरला में भी, इंडिया के बाकी स्टेट से कंपेयर करें, ठीक है। गोवा में मोर्टेलिटी रेट भी अभी इस समय काफी कम है, मोर्टेलिटी रेट मतलब कोविड-19 की वजह से जो डेथ हो रही है वो रेट अगर इंडिया में देखें वो काफी कम है। उसके अलावा ऑथर ये कहना चाह रहा है कि राइट नाउ इंडिया का जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका रिस्पॉन्सिवनेस को लेकर सरकारों को काम करना चाहिए कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को समझना है, और क्योंकि अभी भी बहुत सारे लैप्सेस देखे जा रहे हैं सिस्टम में, आए दिन न्यूज़ में आता रहता है कि ये प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में खाने की प्रॉब्लम है, या कुछ मरीज को कुछ लोगों को इलाज नहीं मिल पाया या एडमिट नहीं हो पाए, तो छोटी छोटी बहुत सारे लैप्सेस देखने को मिल रहे हैं। तो हमें जो है अपने रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करना है, उस डायरेक्शन में काम करना है, अलग अलग स्टेट को, वहाँ के केसेस को देखते हुए, ठीक है। तो ये ऑथर ने कहने की कोशिश करी है। उसके अलावा डिगिंग डीपर, यहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड न्यूज़ है, तो विद जीएसटी कलेक्शन सेट टू श्रिंक, सेंटर मस्ट फाइंड न्यू वेज टू कंपनसेट स्टेट्स। अब ये स्टेट्स को कंपनसेट कैसे करना है, पहले तो आपको समझना है कि जीएसटी जो है इंडिया में कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी ने 17 तरीके के टैक्सेस को, सेंटर स्टेट के 17 तरीके के टैक्सेस को रिप्लेस करा था। जैसे स्टेट के सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, सेंटर का अगर हम देखें एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे 17 तरीके के टैक्सेस है सेंटर स्टेट के, उन सबको रिप्लेस करके एक सिंगल टैक्स आ गया था जीएसटी। अब देखिए सेल्स टैक्स और वैट अगर हम देखें तो ये स्टेट गवर्नमेंट लगाता था, एक्साइज ड्यूटी सेंटर गवर्नमेंट लगाता है, लेकिन अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में या नार्कोटिक्स में स्टेट गवर्नमेंट लगाता है,
ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी लगाता है। तो एक्साइज ड्यूटी सेंटर भी लगाता है, स्टेट भी लगाता है, ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी को भी रिप्लेस करा। हालांकि अल्कोहल और पेट्रोल डीजल के ऊपर अभी पुराना वाला सिस्टम चल रहा है, पेट्रोल डीजल अभी जीएसटी के दायरे में नहीं आते। उसके अलावा अल्कोहल लीकर के ऊपर भी पुराना वाला सिस्टम चल रहा है, उसमें सेल्स टैक्स वैट वगैरह चल रहा है, पुराना वाला सिस्टम, वो भी जीएसटी में नहीं आता है अल्कोहल, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जब जीएसटी इतने सारे टैक्सेस को रिप्लेस करेगा तो स्टेट गवर्नमेंट की जो कमाई होनी थी सेल्स टैक्स और वैट से, वो कमाई उनकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन तो सेंटर करेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट इनिशियली तैयार ही नहीं थे 2017 से पहले कि भाई हमें तो रेवेन्यू लॉस हो जाएगा जीएसटी के आने से, तो हमें कंपनसेट कैसे करेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये बोला, देखिए जीएसटी के जो भी स्लैब्स हैं, अगर हम देखें 5%, 12%, 18% और 28%, 4 स्लैब। वैसे अगर हम बोले 0% और 2 और 3% वाले भी स्लैब्स हैं, मिनी स्लैब्स रखे हुए, मोटा मोटा अगर हम देखेंगे तो ये 4 स्लैब है, वरना 5वां स्लैब हम कह सकते हैं कि जिसमें कोई टैक्स ही नहीं, ठीक है। अब होता क्या है कि आधा जीएसटी स्टेट का होता है, मतलब अगर 18% की बात करूं या 12% की बात करूं, सेंटर को 6% मिल जाएगा, उसमें से स्टेट को 6% मिल जाएगा, ठीक है। मतलब अगर ये 12%, किसी नंबर का 12% आता है 100 रुपए, ठीक है, या 5% के हिसाब से देख लेता हूँ, थोड़ा सिंपल सा नंबर ले लेता हूँ, 2.5% इसका हो जाएगा, 2.5% इसका हो जाएगा। मान लो कोई आर्टिकल है, उसका प्राइस हमारा था जिसका 5% हमारा आ जाए 100 रुपये, तो हमारा हो गया 2000 रुपये का, तो उसका 5% हो गया 100 रुपये। 2000 रुपये प्राइस था, 100 रुपये टैक्स है, और कस्टमर ने पे करे 2100, तो 100 रुपये टैक्स हो गया। अब 100 रुपये में से 50 रुपये सेंटर के पास चला जाएगा, 50 स्टेट के पास चला जाएगा, सीधा सीधा। एक तो जीएसटी में ये है, ठीक है, ताकि स्टेट को लॉस ना हो, ठीक है। उसके अलावा ये जो 50 रुपये है, ये भी क्या होता है, ये सेंट्रल टैक्सेस का एक फंड होता है, डिविजिबल पूल, उसमें चला जाता है। अब इस डिविजिबल पूल का 42% मतलब अगर 50 रुपए देखे जाए तो 42% कितना हो गया, 21 रुपए, तो स्टेट को 21 रुपए और मिल जाता है, ठीक है। तो 50 रुपए सेंटर के पास जाता है, लेकिन उसका 42%, 14 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से अब तो 41% हो गया है, जब से यूनियन टेरिटरी बना है जम्मू एंड कश्मीर, अब ये 41% हो गया, ठीक है, 15 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से, ठीक है, इस साल के लिए। तो 21 रुपए और 71 चला जाता है, और यहाँ पर क्या बच जाता है, मतलब ये 71 आ जाता है, इनके बाद 29 रह जाता है। लेकिन अब स्टेट इससे भी सेटिस्फाइड नहीं है। इसमें ये कहा जा रहा है कि स्टेट को जो रेवेन्यू लॉस होगा, क्योंकि जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तो 5 साल तक ये डिस्कस हुआ था कि स्टेट को पहले जितना टैक्स का कलेक्शन होता था वो अगर ज़्यादा हो रहा है, और जीएसटी की वजह से अगर नुकसान होता है तो उसके नुकसान की भरपाई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। तो ये डिसाइड हुआ बेसिकली कि फर्स्ट 3 इयर्स, मतलब 2017 के बाद, 2017 के बाद पहले 3 साल के लिए, फर्स्ट 3 इयर्स के लिए 100% कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देगा। रेवेन्यू में जो भी लॉस होता है, सारा का सारे नुकसान की भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा 2017 के बाद। फिर 4th ईयर में 75% और 5th ईयर 5 साल तक ही भरपाई करेगा 50%। मतलब 5वें साल जो भी नुकसान होता है जीएसटी में केवल 50% ही भरपाई करेगा, उसके बाद जो भी नुकसान होता है वो स्टेट का नुकसान है, ऐसा कहा सेंटर ने। अब 2017 से स्टार्ट करें तो 2022 तक चलने वाला है ऐसा। अब कोविड-19 की वजह से रेवेन्यू लॉस स्टेट का बहुत सारा है, और पहले भी बहुत सारे स्टेट्स का रेवेन्यू लॉस रहा है, तो वो सारा कंपनसेशन सेंटर ने स्टेट को देना है। लेकिन अब कोविड-19 की वजह से सेंटर के पास वैसे ही रेवेन्यू जो है बहुत ज़्यादा श्रिंक हो चुका है। अब जब सेंटर के पास रेवेन्यू होगा ही नहीं तो स्टेट को कंपनसेट कैसे करेगा। तो यहाँ पर ये न्यूज़ यही है कि जीएसटी कलेक्शन जो है वो श्रिंक तो होना ही है, हो चुका है, और आगे भी अभी फिलहाल श्रिंक होना है, क्योंकि डिमांड तो है नहीं मार्केट में। अभी मार्केट तो ओपन हुआ नहीं है कोविड-19 की वजह से, तो मार्केट जो है श्रिंक होने की वजह से जीएसटी कलेक्शन भी सेंटर का बहुत रिड्यूस हो चुका है, स्टेट को भी जीएसटी का लॉस होगा। और क्योंकि 5 साल का ऐसा रूल बनाया हुआ है कि सेंटर को कंपनसेट करना है, ठीक है, तो सेंटर कैसे कंपनसेट करेगा, सेंटर को कंपनसेट करने के लिए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। तो ये सब बेसिकली ऑथर इसमें कहना चाह रहा है। तो इसमें बाकी फैक्ट्स एंड फिगर दिए हैं कि लास्ट इंस्टॉलमेंट 13,000 करोड़ की थी मार्च 2020 में, जो पेड आउट करा है अलग अलग स्टेट को, टोटल पेमेंट दिया है 1,65,000 करोड़ का। तो वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम में कितना कितना किस स्टेट को कितना दिया, बस इंपॉर्टेंट ये है आपको कॉन्सेप्ट समझना है। एक तो जीएसटी आया कब से,
ठीक है। और थोड़ा डिटेल में अगर हम समझे, देखिए 14 फाइनेंस कमीशन जो है, 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन 2015 से 2020, उसके चेयरमैन थे वाई वी रेड्डी। उन्होंने ही रिकमेंड करा था कि 100% कंपनसेशन पहले फर्स्ट 3 इयर्स के लिए, 75% फोर्थ ईयर के लिए और 50% फिफ्थ और फाइनल ईयर के लिए। जीएसटी रेवेन्यू में जो है लॉस अगर किसी स्टेट को होता है तो। उसके अलावा ये भी बोला था कि सेंट्रल जो टैक्सेस होते हैं, सेंट्रल टैक्सेस का 42% वापस स्टेट को ही मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हमने बात करी कि चाहे वो जीएसटी से कलेक्शन हो चाहे इनकम टैक्स से, मतलब अगर मैं बोलूं उत्तराखंड से 100 रुपए इनकम टैक्स किसी इंडिविजुअल ने दिया, उत्तराखंड का डोमिसाइल है उसके पास, 100 रुपए उसने इनकम टैक्स दिया तो वो सेंटर के पास चला गया, तो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 100 रुपए में से 42% वापस उत्तराखंड की सरकार को दे दे, तो वापस उस स्टेट की गवर्नमेंट को मिल जाता है जहां से टैक्स का कलेक्शन हुआ है सेंटर को। तो 42% का रूल है एज पर 14 फाइनेंस कमीशन। लेकिन 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन केवल 2020 तक, 31 मार्च 2020 तक ही थी। 31 मार्च 2020 अब बीत चुका है। अब 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसकी रिकमेंडेशन, जिसके चेयरमैन एनके सिंह है, उनकी रिकमेंडेशन अगले 5 साल के लिए होंगी। फिलहाल 2020-21 के लिए वो 42% को 41% कर दिया गया है। ठीक है, 42% से 41% कर दिया गया है। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जम्मू कश्मीर फिलहाल स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि उसमें भी सेंटर को पैसा खर्च करना है। अब उन्हें एलोकेट करने की जरूरत नहीं है, सेंटर ही पैसा खर्च करेगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होने चाहिए। एक तो चेयरमैन वगैरह भी कई बार आया है, उनकी रिकमेंडेशंस कब से कब तक लागू होती हैं। सेंट्रल डिविजिबल पूल क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहले 3 कंपनसेशन का रूल पता होना चाहिए, ये एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अब स्टेट तो लॉसेस में है ही और सेंटर कंपनसेट नहीं कर पा रहा है। हाँ, तो आते हैं हमारे पास आरआईसी। एक एडिटोरियल आया है, अ ट्रायंगल दैट इज स्टिल इंपॉर्टेंट। आरआईसी का यहाँ पर मतलब क्या है? रशिया, इंडिया, चाइना। तो यहाँ पर ऑथर ये कह रहा है कि आरआईसी, रशिया, इंडिया, चाइना का जो ट्रायंगल है वो अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कह रहा है कि कॉल्स फॉर वेस्टवर्ड शिफ्ट इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अपीयर मिसप्लेस्ड। मतलब ऑथर ये कह रहा है कि हमारी जो वेस्टवर्ड शिफ्ट है, वेस्टवर्ड शिफ्ट का मतलब यूएस की तरफ जो इंक्लिनेशन है, यूएस के साथ हमारे रिलेशंस क्लोज होते जा रहे हैं, वो मिसप्लेस्ड है। ऑथर क्रिटिसाइज कर रहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी को बेसिकली। और हमें जो है रशिया और चाइना के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं, उनके साथ इंगेजमेंट वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑथर ये कहना चाह रहा है इसमें। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें कि लास्ट में पिछले महीने 23 जून को हुआ क्या कि जब इंडिया ने डिसाइड करा, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई थी, रशिया, इंडिया, चाइना की जो मीटिंग थी, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई थी। तो क्योंकि उस समय टेंशन भी चल रही थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, तो लोग सरप्राइज हो गए। लोगों को, कुछ कंट्रीज को ऐसा लगता था कि इंडिया क्या पता उसमें पार्टिसिपेट ना करे। आरआईसी की जो मीटिंग थी हमारी, तो उसमें रशिया, चाइना थे और इंडिया भी मीटिंग में, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट करा था। वो एक वर्चुअल मीटिंग थी, ठीक है, ऑनलाइन मीटिंग थी। आरआईसी का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था वो लेट 1990s में स्टार्ट हुआ था और डायलॉग स्टार्ट हुए थे 2000 में। ठीक है, और ये 3 कंट्रीज ने ये डिसाइड करा था कि यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं बनाना है। मतलब कोई एक कंट्री ये ना सोचे कि हम पूरी दुनिया के ऊपर राज करेंगे, मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा। और रशिया को भी साथ लेना इंपॉर्टेंट है, हम यूएस को भी साथ लेना इंपॉर्टेंट है, हम एंटी यूएस नहीं होंगे। तो ये सब इसमें डिसाइड करा था। लेकिन साथ ही साथ ये है कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस लगातार इंप्रूव होते चले गए और हमारी एक लैंडमार्क डील हुई थी और हमारे रिलेशन जो हैं यूएस के साथ काफ़ी इम्प्रूव भी हुए थे। और सिविल न्यूक्लियर डील से रिलेटेड इसमें बहुत सारे आपको इस एडिटोरियल में फैक्ट्स ऐसे मिलेंगे जो आपको नोट डाउन करने हैं, जो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। सिविल न्यूक्लियर डील को हम इंडो यूएस न्यूक्लियर डील भी बोलते हैं और 123 एग्रीमेंट भी बोलते हैं, जो कि 2008 में साइन हुई थी। 2005 से लगातार यूएस के साथ टॉक्स स्टार्ट हुई थी। इस सिविल न्यूक्लियर डील में बेसिकली हमारा यूएस के साथ एग्रीमेंट हुआ था, जिस डील के बाद से हमें यूएस क्या प्रोवाइड करता, हमें एक तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता, न्यूक्लियर मटेरियल प्रोवाइड करता, हमारे जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं उनमें हेल्प करता बेसिकली यूएस। तो 2008 में हमारी ये 123 एग्रीमेंट या इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुई थी। तो ये एक न्यूज़ में है, तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। 2008 में उसके बाद से हमारे यूएस के साथ ट्रेड काफ़ी इंक्रीज हुआ और रिलेशंस भी इंप्रूव होते चले गए। तो
उसके अलावा इस एडिटोरियल में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये भी कही हैं कि इंडिया रशिया चाइना का एंगेजमेंट बहुत सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। एससीओ की बात करिए, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ड्रिवन बाय रशिया एंड चाइना, ठीक है। और 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है इनिशियली ये 6 थी, बाद में इंडिया और पाकिस्तान भी ऐड हो गए, तो टोटल 8 हो गए। तो इनिशियली इसको ड्राइव करता था रशिया चाइना और 6 सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी। अब टोटल मेंबर्स इंडिया और पाकिस्तान को जोड़कर 8 हो चुके हैं। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन सी हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जो कि एससीओ का पार्ट है। एग्जाम में कई बार ये भी आया कि कौन सी कंट्री एससीओ का पार्ट नहीं है। तो इंडिया पाकिस्तान तो एससीओ का पार्ट बाद में बने हैं, ओरिजिनली ये 6 थे, ठीक है। उसके अलावा ऑथर बात कर रहा है इंडिया ईरान रशिया प्रोजेक्ट फॉर सी रोड रेल रिंग फॉर वेस्टर्न इंडिया थ्रू ईरान टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया मतलब यही कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करना है तो हम ट्रेड नहीं कर पाते क्योंकि बीच में पाकिस्तान आ जाता है, तो उनकी टेरिटरी से होकर हम ट्रेड के लिए नहीं जा सकते। तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम गुजरात से सी रूट के थ्रू ईरान पहुंचे और ईरान में चाबहार पोर्ट है, वहां से रेलवे लाइन के थ्रू जाहिदीन तक रेलवे लाइन है, अफगानिस्तान बॉर्डर तक, फिर आगे भी रेलवे लाइन बिछाएं और वहां पर रोड्स के थ्रू या रेलवे लाइन के थ्रू हम सेंट्रल एशिया तक ट्रेड करें, ठीक है। तो हमारे पास वही एक रास्ता बचता है, पाकिस्तान की टेरिटरी से होकर हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे सेंट्रल एशिया के साथ। तो सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी की यहाँ पर बात कर रहा है यहाँ पर, तो हमें अपनी प्रेजेंस दिखानी है सेंट्रल एशिया में, इसलिए हमारे लिए वो प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर RIC डायनेमिक्स मतलब रशिया इंडिया चाइना डायनेमिक्स आज सेंसिटिव है US रशिया चाइना ट्राइंगल के लिए भी। तो मतलब इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी चीजों में, तो ऑथर ये कहना चाह रहे हैं। एक एडिटोरियल है कॉस्ट ऑफ हेस्ट रेगुलेटर्स ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीन। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ये कहना चाह रहा है कि जो ड्रग्स एंड वैक्सीन है बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी वैक्सीन बनाने में, क्योंकि जो प्रिंसिपल जो ड्राइविंग प्रिंसिपल है ड्रग रेगुलेशन में डू नॉट हार्म, ठीक है, डू नो हार्म मतलब किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब जल्दीबाजी में अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई दवाई बनाती है और उसकी प्रॉपर टेस्टिंग ना हो और लोग वो दवाइयाँ कंज्यूम करें तो हो सकता है उस दवाई का क्या पता साइड इफेक्ट हो जाए। तो हर चीज़ का ना प्रॉपर टेस्ट करना है। दवाई पता चला लोगों को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान ज़्यादा कर रही है, तो ये सारी चीज़ें टेस्ट करनी है, इसीलिए दवाइयों के प्रॉपर टेस्ट होते हैं, ठीक है। और जब वो टेस्ट में सक्सेसफुल होते हैं, अलग अलग फेजेस होते हैं, उसके बाद ही दवाइयाँ मार्केट में लॉन्च की जाती हैं। चेक करना होता है कि उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो ये एक ड्राइविंग प्रिंसिपल रहता है, डू नो हार्म, नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का, ठीक है, कोई भी नई वैक्सीन या दवाई लॉन्च करने से पहले, ठीक है। अब जो है ड्रग और वैक्सीन डेवलपमेंट जो है ये देखा गया है बहुत एक्सपेंसिव होता है। क्यों एक्सपेंसिव होता है? क्योंकि हमारा जो इम्यूनोलॉजी है या इम्यूनिटी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है कोई भी एक्सटर्नल एलिमेंट बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी जो है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम का रिएक्शन डिफरेंट होता है डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ। अब अगर हम कोई दवाई खाएंगे तो वो एक्सटर्नल एलिमेंट है, तो अब हमारा हो सकता है इम्यूनिटी सिस्टम उस एक्सटर्नल एलिमेंट के साथ लड़ने लगे और वो हमारी बॉडी के लिए वो बैड एक रिएक्शन कर जाए तो नुकसान भी कर सकता है। तो दवाइयाँ ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हमारी दवाइयों के साथ ना लड़े, तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को वो दवाइयाँ स्ट्रॉन्ग करें या बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करें। लेकिन इम्यूनोलॉजी जो है बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए ड्रग्स एंड वैक्सीन डेवलपमेंट जो है बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसमें साल लग जाते हैं वैक्सीन में, क्योंकि पहले हमें चूहों के ऊपर ट्रायल करना है, चिंपैंजीज के ऊपर ट्रायल करना है, फिर ह्यूमंस के पहले उसमें देखना है वहाँ सेफ है कि नहीं है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, फिर ह्यूमंस के ऊपर फर्स्ट फेज का ट्रायल करना है, क्लिनिकल ट्रायल करना है, फिर ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल करना है, बल्क में ट्रायल करना है, ठीक है, कई महीनों तक रुकना है, इंडिविजुअल्स को देखना है कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो जब सारी चीज़ें श्योर हो जाते हैं कि हाँ कि भाई ये वैक्सीन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तब मार्केट में लॉन्च की जाती है। लेकिन कोविड-19 की वजह से प्रेशर इतना ज़्यादा है तो हो सकता है कि कंपनीज जो है जल्दीबाजी में
वैक्सीन लॉन्च करें और जो कि पूरी तरीके से टेस्टेड ना हो और उसके साइड इफेक्ट लोगों में हो जाए। तो ऑथर यही कह रहा है कि जल्दीबाजी का कॉस्ट ना लोगों को झेलना पड़ेगा, तो जल्दीबाजी नहीं करनी, हर चीज टेस्ट करनी है। हालांकि ये भी कहा गया है कि ऐसी बीमारियां जिसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो, मतलब ऐसी बीमारी जिसकी वजह से लोग धड़ाधड़ मर रहे हो, डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो, तो तब हम 1 साल तक जो भी वैक्सीन के टेस्ट के लिए इंतजार नहीं कर सकते, तब हमें तुरंत दे देना ही ज़्यादा एथिकल होगा। फिर वो अनएथिकल होगा कि हम टेस्टिंग के लिए रुक रहे हैं कि पूरे 1 साल तक देखेंगे, क्योंकि डेथ रेट ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग वैसे ही बीमारी से मर जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर बेटर है कि टेस्टिंग डायरेक्ट दवाइयाँ दी जाए, टेस्ट पूरे नहीं हुए हैं, इनिशियल सक्सेस दिख रहा है प्राइमा फेसिया, और वो दवाई दे दी जाए, क्योंकि डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोविड-19 के केसेस में हालांकि ये बहुत तेज़ी से पेंडेमिक फैल रही है, लेकिन डेथ रेट इतना ज़्यादा नहीं है, मोर्टेलिटी काफ़ी कम है इंडिया में। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑथर इसमें कहना चाह रहा है। उसके अलावा देखिए ये एक एडिटोरियल है हमारे पास साउथ एशियन माइग्रेंट क्राइसिस के ऊपर। ठीक है, अब देखिए साउथ एशियन कंट्रीज कौन सी हैं, एक तो आपको समझना है। साउथ एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सब साउथ एशियन कंट्रीज में आती हैं। ठीक है, अब माइग्रेंट क्राइसिस क्या है, गल्फ कंट्रीज में बेसिकली बहुत सारे माइग्रेंट्स काम कर रहे हैं साउथ एशिया के, मतलब इंडिया के, पाकिस्तान के, नेपाल के, भूटान के, अफगानिस्तान के या बांग्लादेश के, श्रीलंका के, मालदीव्स के, ये सारे लोग गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं। गल्फ कंट्री बहुत पैसे वाली कंट्रीज हैं और इंडिया से जो मजदूर लोग हैं, लेबर फोर्सेज है, बहुत सारी गल्फ कंट्रीज में काम कर रही है। ठीक है, अब हुआ क्या कि वहाँ पर कोविड-19 की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, कामकाज ठप पड़ चुका है, तो बहुत सारे जो माइग्रेंट्स हैं वहाँ से वापस आए हैं, पाकिस्तान में वापस आए हैं, अफगानिस्तान में वापस आए हैं, श्रीलंका में वापस आए हैं, बांग्लादेश में, इंडिया में वापस आए हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, पहले समझ लेते हैं गल्फ कंट्री में फॉरेनर्स कितने बाहर के लोग कितने काम कर रहे हैं। देखिए गल्फ कॉपरेशन काउंसिल समझना एक रीजनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एनर्जी रिच गल्फ मोनार्कीज हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, यूएई, ये सब इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। देखिए ये गल्फ कंट्रीज हैं। अब देखिए ओमान में अगर हम देखें, ओमान जो कंट्री है सबसे किनारे की तरफ, तो यहाँ पर जो फॉरेनर्स हैं, बाहर के लोग हैं, फॉरेनर्स में भी बहुत सारे साउथ एशियन होंगे, 44% फॉरेनर्स हैं। और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में फॉरेनर्स 89% है। ठीक है, तो मतलब यूएई के जो एक्चुअल जो डोमिसाइल हैं वो केवल 11% है, ज़्यादातर तो बाहर के लोग रह रहे हैं यहाँ पर। और कतर में अगर 80 देखें फॉरेनर्स, 87% फॉरेनर्स हैं, कुवैत में 70% फॉरेनर्स हैं, सऊदी अरबिया में 32% फॉरेनर्स हैं, 32%। ठीक है, सऊदी अरबिया की तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, 29 मिलियन। ठीक है, बहरीन में 55% फॉरेनर्स हैं। अब देखिए ये जो फॉरेनर्स हैं ये बेसिकली लेबर फोर्स हैं, जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ की बहुत सारी लेबर फोर्स हैं। अब हुआ क्या, कोविड-19 की वजह से वहाँ पर एक नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स कंट्रीज़ में पैदा हुए हैं, और वहाँ के क्योंकि कंपनीज बंद हुई है तो वहाँ भी अब क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं वहाँ की लोकल लेबर को, मतलब फॉरेन लेबर्स को वो अब इतना इंकरेजमेंट नहीं मिल रहा है क्योंकि इंडस्ट्रीज भी बंद चल रही है, ठप चल रही है, तो बहुत सारे यहाँ से लेबर फोर्सेस साउथ एशिया में वापस आई हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है देखिए, तो ये तो आपको मैप में समझ में आ गया होगा कि गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे वो पैसे वाले लोग हैं, वहाँ पर लेबर फोर्सेस की कमी है, तो एशिया से ही लेबर फोर्सेस वहाँ पर नौकरी करती थी। ठीक है, चाहे वो जो ऑयल एक्सप्लोरेशन हो या कहीं भी होटल्स में हो, हर जगह। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑथर क्या कहना चाह रहा है कि एक तो कैलकाटा हाई कोर्ट ने जो नोटिस इशू करा है सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को कि क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, वो जो गल्फ कंट्री से एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन है जो लेबर फोर्स है इंडिया में वापस आए हैं, उनके लिए कंपनसेशन के लिए सरकार ने क्या किया है। तो उससे एक तो ये बात तो क्लियर है कि बहुत बुरी कंडीशन है माइग्रेंट वर्कर्स की जो गल्फ कंट्रीज में काम करते थे, वहाँ भी कंडीशंस खराब कंडीशंस में रहते थे, सैलरी भी नहीं मिली, पेमेंट भी नहीं, अब उन्हें भगा दिया गया वापस यहाँ पर। तो अब उनके लिए क्या करना चाहिए, उनके वेजेस, अलाउंस, उसके पेमेंट के लिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो बहुत बुरी हालत में अब वो माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं। ठीक है, तो इसमें यही सब बोला है कि एक तो केरला जो लार्जेस्ट बेनिफिशियरी है, केरला मतलब केरला के बहुत सारे लोग गल्फ कंट्रीज में नौकरी करते थे, अब वो सारे वापस आ गए।
इसीलिए वहाँ पर कोरोना के केसेस भी इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे कोरोना के केसेस लेकर आए हैं, ठीक है, बाहर के लोग। तो अब वहाँ की केरला की सरकार ने ड्रीम केरला एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है, जिसमें माइग्रेंट्स वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, उनको यूटिलाइज करेंगे केरला में। उसके अलावा बांग्लादेश ने भी अलग एक स्कीम लॉन्च करी है अपने माइग्रेंट्स वर्कर जो गल्फ कंट्री से वापस आके बहुत प्रॉब्लम में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। हमें ये समझ में आ रहा है कि गल्फ कंट्रीज में एक मूवमेंट चल रहा है नेशनलाइजेशन का ऑफ लेबर, और एंटी माइग्रेंट सेंटिमेंट्स जो है इस समय पीक में है। जैसे इंडिया में एक नेशनलिज्म का सेंटिमेंट्स है ना, इंडियन फर्स्ट और चाइना को भगाओ, सेम वैसे ही वहाँ पर एक सेंटिमेंट्स है कि बस अपनी कंट्री के लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, बाहर के लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो एंटी माइग्रेंट जो बाहर के माइग्रेंट्स हैं वो वाले सेंटिमेंट्स पीक में है वहाँ पर। उसके अलावा ये एक न्यूज़ में है, चाइना ने रोक लगाई है हांगकांग एक्स्ट्राडिशन पैक्ट्स कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके। ऐसा इसलिए करा है क्योंकि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके ने भी पहले समझना है एक्स्ट्राडिशन क्या है। एक्स्ट्राडिशन दो कंट्रीज के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें दोनों कंट्रीज एक दूसरे में अगर कोई क्रिमिनल है उसको हैंड ओवर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑस्ट्रेलिया हांगकांग के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई है, तो हांगकांग से किसी ने क्राइम करा है, ऑस्ट्रेलिया भाग गया, तो क्योंकि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, ऑस्ट्रेलिया की पुलिस उसे अरेस्ट करके ऑस्ट्रेलिया की सरकार उसे हैंड ओवर कर देगी हांगकांग को, ठीक है। या फिर मान लो कि ऑस्ट्रेलिया से कोई क्राइम करके हांगकांग चला गया, तो हांगकांग की पुलिस उसे अरेस्ट करके ऑस्ट्रेलिया को सौंप देगी। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में दोनों कंट्रीज एक दूसरे के जो क्रिमिनल्स अगर एक दूसरे की कंट्री में हैं तो उनको अरेस्ट करके हैंड ओवर करते हैं, उसे बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। तो इन कंट्रीज ने, क्योंकि चाइना ने हांगकांग में क्या है नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास करा है और हांगकांग की बहुत सारी आज़ादी ऐसा एलिगेशन है कि छीन ली है, तो हांगकांग के जो भी लोग हैं उन्हें अरेस्ट करके मेनलैंड चाइना में ले जाया जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी लॉ लग गया है हांगकांग में। उसकी वजह से ये कंट्रीज प्रोटेस्ट कर रही थी हांगकांग के साथ गलत कर रहा है चाइना, और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के ऊपर रोक लगा दी थी कि मतलब हम अपने यहाँ के जो हांगकांग के क्रिमिनल अगर इन कंट्रीज में है तो हैंड ओवर नहीं करेंगे हांगकांग को। तो चाइना ने जो हांगकांग की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी अपनी तरफ से भी रोक लगा दी कि तुम भी हैंड ओवर नहीं करोगे तो हम भी तुम्हारे यहाँ के जो क्रिमिनल हमारे यहाँ हांगकांग में होंगे हम भी उन्हें हैंड ओवर नहीं करेंगे। तो वो क्या है, बदला लिया जा रहा है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो आप इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि चाइना के साथ किन किन कंट्रीज की प्रॉब्लम चल रही है, क्यों चल रही है, और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या है, इसका आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा न्यूज़ में है हमारे पास ईरान ब्लास्ट रेप्लिका ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर एंड टेंशंस विद यूएस। ईरान और यूएस की टेंशंस हमेशा से रही हैं, एक्सेप्ट बराक ओबामा के टाइम पे जब यूएस ईरान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद हाथ खींच लिए थे वापस, जो JCPOA साइन हुआ था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो अब यूएस और ईरान के बीच में टेंशन चल रही है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से यूएस हमेशा से सैंक्शंस लगाता रहा है। तो एक जो रेप्लिका था, ये एक कैरियर है, शिप रेप्लिका है, असली नहीं है। तो ईरान ने टेस्टिंग करी है और अपने हेलीकॉप्टर से इस शिप को उड़ाया है गल्फ ऑफ हॉर्मुज में, मतलब वो टेस्टिंग चल रही है वहाँ पर। तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे, आर्मी की ड्रिल थी एक तरीके की, तो किस तरीके से हम किसी भी कैरियर को उड़ा सकते हैं। तो एक तरीके से दुनिया को वार्निंग दे रहे हैं कि देखिए हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, हम जो एयरक्राफ्ट कैरियर शिप हैं उनको उड़ाया जा सकता है इजीली। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, गल्फ ऑफ हॉर्मुज में ये टेस्टिंग हुई है, ड्रिल हुई है, तो ये पता होना चाहिए। एक तो ये एक्सरसाइज क्या था, ग्रेट प्रॉफिट 14 इस एक्सरसाइज का नाम था ईरान की, और ये गल्फ ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गल्फ ऑफ हॉर्मुज है यहाँ पर, देखिए ये ईरान है, ये ओमान है, यूएई, सऊदी अरब है, ये ईरान है। तो यहाँ पर ये टेस्टिंग हुई है गल्फ ऑफ हॉर्मुज में, ये यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात। देखिए यूएस के अच्छे रिलेशन है सऊदी अरबिया के साथ, और इनकी जो है आपस में बनती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शिया मुस्लिम्स डोमिनेट कर रहे हैं और यहाँ पर सुन्नी मुस्लिम्स। तो शिया सुन्नी का झगड़ा है इनका आपस में, और यूएस की सऊदी अरबिया के साथ अच्छी बनती है, तो ये दोनों फ्रेंड्स हो गए और इनका दुश्मन ये हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, दोस्त का दुश्मन हो गया यहाँ पर। तो यूएस बुली करता है बेसिकली ईरान को, ठीक है। तो अब ईरान ने यहाँ पर टेस्टिंग करी है, तो सऊदी अरेबिया को भी थ्रेटनिंग लगेगा और यूएस को भी थ्रेटनिंग लगेगा। तो एक तरीके का मैसेज दिया है। तो गल्फ ऑफ हॉर्मुज पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। गल्फ ऑफ हॉर्मुज बेसिकली यहाँ पर है, ठीक है, ये टेरिटरी ओमान गल्फ कंट्रीज के यहाँ पर।
उसके अलावा लास्ट टॉपिक हमारा है, इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जेक्ट करा है मुर्मूज स्टेटमेंट। जीसी मुर्मू है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू और कश्मीर के, क्योंकि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि स्टेट में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन तब होगा जब डीलिमिटेशन हो जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जेक्शन करा है जीसी मुर्मू के स्टेटमेंट में कि ये आपके ज्यूरिसडिक्शन में आता ही नहीं कि कब इलेक्शन होगा कब नहीं होगा, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा, तो ऑब्जेक्शन करा है। अब देखिए पहले समझ लेते हैं कि डीलिमिटेशन होता क्या है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि असेंबली इलेक्शन वुड बी हेल्ड आफ्टर डीलिमिटेशन। तो डीलिमिटेशन क्या है वो समझ लेते हैं। डीलिमिटेशन बेसिकली डीलिमिटेशन कमीशन बैठाया जाता है और पूरे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बदला जाता है, विधानसभा की लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी को। तो जब डीलिमिटेशन होता है, जैसे हमें पता है कि लोकसभा में 545 लोकसभा की सीट्स हैं, विधानसभा की 245 सीट्स हैं, तो डीलिमिटेशन के बाद वो 545 सीट से हो सकता है 580 हो जाए, 590 हो जाए, ठीक है, क्योंकि डेमोग्राफी लगातार चेंज हो रही है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, हर वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अगर मैं बोलूँ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन है 30 लाख और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों की पॉपुलेशन है 5 लाख, तो अब वहाँ भी एक एमपी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी एक एमपी 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एमपी 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक एमपी इक्वल लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो उसके लिए ये क्या होता है कि क्योंकि इतने साल से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लोग इधर से उधर माइग्रेट कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन लगातार चेंज होती जा रही है। तो डीलिमिटेशन में क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चेंज किया जाता है, तो लोकसभा की सीट्स भी बदल जाती हैं, विधानसभा की सीट्स भी बदल जाती हैं। बेसिकली डीलिमिटेशन किया जाता है जब भी सेंसस होता है देश में। जैसे अगर हम बात करें, डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप हुआ है 4 बार, मतलब जैसे 1951 का सेंसस था पॉपुलेशन, फिर 1961 का सेंसस था तब, फिर 1971 का सेंसस था, उसके बाद फिर डीलिमिटेशन, फिर 2001 का जो सेंसस था, फिर उसके बाद डीलिमिटेशन, और इस बीच जो है 1981 का जो सेंसस था और 19 इसमें डीलिमिटेशन नहीं हुआ। डीलिमिटेशन में लोकसभा राज्यसभा की सीट्स या विधानसभा की सीट्स बदल जाती हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री ही बदल जाती है। और 2011 का सेंसस था, डीलिमिटेशन नहीं हुआ। 2021 का अब सेंसस आएगा, डीलिमिटेशन, मतलब डीलिमिटेशन ड्यू है, फिर अभी यहां तो नहीं हुआ था, आगे भी डीलिमिटेशन ड्यू है। तो अब 2026 एक्सटेंड किया गया है, 2026 के बाद डीलिमिटेशन होना है। इसके ऊपर हम एक अलग से चैप्टर करेंगे, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि डीलिमिटेशन क्या है। तो जम्मू कश्मीर में क्योंकि डिमांड भी हो रही है कि स्टेटहुड दोबारा से दिया जाए, इलेक्शंस हो, और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका कहना था डीलिमिटेशन के बाद इलेक्शन होंगे, तो बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन करा है, ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले हैं, ये काम तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जेक्शन किया है उनके स्टेटमेंट में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू स्टूडेंट्स।